जनरल रानी कौन थी? एक घरेलू खातून अकलीम अख्तर जनरल रानी कैसे बनी? जनरल रानी के नाम से मशहूर क्यों हुई? पाकिस्तान के मशहूर गुलकार फखर आलम और अदनान समी से क्या रिश्ता था? जनरल योहिया से क्या ताल्लुक था? जनरल रानी को पाकिस्तानी तारीख की सबसे ताकतवर औरत क्यों कहा जाता है? ऐसे कौन से राज थे जो जनरल रानी के पास थे? क्या पाकिस्तान के दौलत होने की जिम्मेदार जनरल रानी है? जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। पाकिस्तान की एक सादा घरेलू औरत अकलीम अख्तर, जो कि बाद में पाकिस्तानी तारीख की सबसे ताकतवर औरत जनरल रानी के नाम से सामने आई। वो पाकिस्तानी सदर जनरल योहिया खान के करीबी दोस्तों में शुमार होती थी। इनके करीबी ताल्लुकात की बिना पर वो जनरल योहिया को आगा जानी के नाम से पुकारती थी और इन ताल्लुकात की बुनियाद पर वो नहायत मकबूल और इंतहाई इख्तियारात की हामिल शुमार होती थी। इसी ताकत और इख्तियार की वजह से उन्हें जनरल रानी कहा जाता था। कहा जाता है कि जनरल योहिया के दौर में जनरल के बाद अकलीम अख्तर पाकिस्तान की सबसे बाइख्तियार शख्सियत हुआ करती थी। इनके पास कोई सरकारी ओहदा नहीं था, मगर फिर भी उन्हें सरकारी प्रोटोकॉल दिया जाता था। और ये बात भी शायद बहुत से लोग ना जानते हों कि पाकिस्तान के मशहूर पॉप गुलकार फखर आलम जनरल रानी के सगे नवासे हैं। जनरल रानी की बेटी अरूसा आलम, जो कि फखर आलम की वालिदा हैं, ने अपने शोहर से तलाक के बाद भारत के एक सियासतदान अमरिंदर सिंह से मुबैना तौर पर शादी कर ली। गो इसकी तस्दीक इस वजह से भी ना हो सकी कि भारत में गैर मुस्लिम के लिए एक से ज्यादा शादी गैर कानूनी है। जनरल रानी की ये बेटी अरूसा आलम पिछले कई साल से भारतीय पंजाब के एक सियासतदान अमरिंदर सिंह की दोस्त, या यूं कह लें कि रखेल बनकर भारत में मुकीम है। भारतीय मीडिया में ये खबरें भी शाया हुई कि अमरिंदर सिंह ने अरूसा आलम से शादी कर ली है, लेकिन साबिक महाराजा पटियाला के बेटे अमरिंदर सिंह की बीवी महारानी परनीत कौर का कहना था कि सिख मजहब के मुताबिक अमरिंदर सिंह की वाहिद कानूनी बीवी इनके सिवा कोई और नहीं हो सकती। योहिया खान के दौर में ही जनरल रानी के नाम से मशहूर होने वाली अकलीम अख्तर रानी गुलकार अदनान समी खान की भी करीबी रिश्ते में नानी थी। अदनान समी खान के ख़ानदान का असल ताल्लुक अफगानिस्तान से। इनके दादा महफूज खान काबुल, हरात, जलालाबाद और बल्ख के गवर्नर रहे। बच्चा सक्का के दौर में बुरा वक्त शुरू हुआ तो उन्हें अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा। अदनान के वालिद अरशद समी खान पाकिस्तान एयरफोर्स में स्क्वाड्रन लीडर थे और 1965 की पाक भारत जंग में सितारा जुरत भी हासिल कर चुके थे। अरशद समी खान 1966 से 1972 के दौरान सदर अयूब खान, सदर योहिया खान और सदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ADC रहे। बाद में फॉरेन सर्विसेज में आ गए, फिर छुट्टी लेकर बैरून मुल्क चले गए। कई साल बाद वापस आकर दोबारा फॉरेन सर्विस ज्वाइन कर ली। कई मुल्कों में सफीर बने, चीफ ऑफ प्रोटोकॉल बने। 1989 में कैंसर का शिकार हुए तो वजीर आजम बेनज़ीर भुट्टो ने उनका सरकारी खर्च पर बरतानिया से इलाज करवाया। वफाकी सेक्रेटरी भी बने। अदनान समी को फिल्मों में गाने और काम दिलवाने के लिए सेक्रेटरी कल्चर के तौर पर अपना असर रसूख भी इस्तेमाल करते रहे। यही अरशद समी खान जनरल रानी की बहन के दामाद थे। अरूसा आलम रिश्ते में अदनान समी खान की खाला लगती हैं। भांजे ने 2001 और खाला ने 2006 में पाकिस्तान छोड़ा, लेकिन इस वक्त जनरल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत ने उनसे कोई सवाल ना किया, क्योंकि इस खानदान के ताकतवर इदारों में गहरे ताल्लुकात थे। अदनान समी खान ने फिल्मी दुनिया में कदम रखने के लिए पहले ज़ेबा बख्तियार और फिर आशा भोसले को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया, जबकि इस खानदान के मुल्क छोड़ना शायद रवायत रही है, क्योंकि अदनान समी खान के वालिद अरशद समी खान भी पाकिस्तान छोड़कर अमेरिका चले गए थे और इनका इंतकाल भी मुंबई में हुआ था। एक DSP की बीवी जनरल रानी के पीछे किस ताकत का हाथ था? अकलीम अख्तर 1971 में गुजरात के एक छोटे से जिम्मेदार के घर में पैदा हुई। कुछ अर्सा तो वो स्कूल जाती रही, मगर मैट्रिक ना कर सकी। कम उम्र में ही उनकी शादी एक पुलिस अफसर से कर दी गई। ये शादी कई साल चली और इस दौरान ऊपर तले इनके 6 बच्चे हुए। यहाँ तो हालात बिल्कुल इस जमाने के रवाज और मामूल के मुताबिक चलते रहे। इस कहानी में यकलक एक मोड़ ऐसा आया जिसने प्लॉट ही तिलपट कर दिया। 60 की दहाई के शुरू दिन थे। अकलीम अख्तर नामी सादा और घरेलू खातून अपने खाविंद के साथ मरी की मशहूर माल रोड पर चहलकदमी कर रही थी। खातून ने इस वक्त के आम दस्तूर के मुताबिक बुर्का ओढ़ रखा था। इस दौरान अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया। झोंके का लम्स अपने चेहरे पर महसूस करने के लिए उन्होंने एक लम्हे को नकाब उठा दिया। रवायती थानेदार खाविद को अपने 6 बच्चों की मां का चेहरा माल रोड पर लोगों के दरमियान यूं उरियां होना पसंद न आया। उन्होंने बीवी को डांट पिलाई, बल्कि अपनी पुलिस की छड़ी से टोका भी दिया। बस यही वो लम्हा था जब अकलीम अख्तर के अंदर बगावत का शोला भड़क गया।
खावत की डपट ने उन्हें इतनी जिल्लत महसूस करवाई कि उन्होंने वहीं अपना बुर्का नोचकर माल रोड पर फेंक दिया। वो कहती थीं कि उन्हें लगा कि बस बहुत हो गई। उनके अंदर कई महीनों से गुस्से और महरूमी के जज्बे पल रहे थे। इस दिन सब कुछ बाहर आ गया। वो अपने खाविद के मफलर के चीथड़े उड़ाना चाहती थी, इसके चेहरे को नोच डालना चाहती थी, इसके बाल उखेड़ देना चाहती थी। उन्हें सिर्फ एक बात ने रोका कि इस वक्त माल रोड पर बहुत भीड़ थी। अकलीम अख्तर ने इसी वक्त तहिया कर लिया कि वो अब किसी की बीवी बनकर नहीं रहेगी। वो खुद अपने पाँव पर खड़ी होगी और अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारेगी, जहाँ इन्हें रोकने टोकने और डांट डपट करने वाला कोई न हो। लेकिन इस दिन मरी की माल रोड पर हवा जो चली वो महज फनी हवाले से अहम नहीं था, बल्कि खुद कहानी का किरदार बन गया। इस झोंके ने वो अलाव भड़काया जिसने आने वाले बरसों में बहुत सौ के किरदार और करियर को खाकसर कर दिया। इस अजीबोगरीब किरदार का असल नाम तो अकलीम अख्तर रानी था, लेकिन वो मुल्क के गोशे गोशे में जनरल रानी के नाम से मशहूर हुई। एक ज़माने में इनके मुकाम और मर्तबे का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि 17 दिसंबर 1971 को जब पाकिस्तानी फौज ने भारत के सामने हथियार डाले तो इसके चंद दिन बाद ही जनरल रानी को गुजरात में इनके घर में नजर बंद करके बाहर पुलिस का पहरा लगा दिया गया था और साथ ही इनका खून भी काट दिया गया। नज़रबंदी के हुक्म में इन्हें तनबीह की गई कि वो कोई ऐसा बयान नहीं देंगी जो पाकिस्तान की सालमियत और दिफा के मुनाफी हो। ये एक मौमा ही था कि एक औरत जिसके पास कोई सिपाही या फौजी ओहदा नहीं, उसका हुक्म मुल्क के सदर पर कैसे चलता था। इन्हें अखबार पाकिस्तान की मलका क्यों कहते थे और वो मुजरिमों को माफ़ी कैसे दिलवा देती थी, और सबसे बढ़कर वो मुल्क की सालमियत और दिफा के लिए इतना खतरनाक कैसे समझी गई कि इस पर पहरे बिठा दिए जाए। उनका कहना था कि वो मर्दों को इन्हीं के खेल में शिकस्त देना चाहती थी। इसका खामिद पुलिस में था, इसलिए उन्होंने अपने बहुत से ताकतवर मर्दों को देखा था और उन्हें एहसास हुआ कि तमाम ताकतवर मर्दों को अपनी भड़ास निकालने की जरूरत महसूस होती है। ये भड़ास ही उनमें किसी साथी की सूरत में निकल सकती है। मर्द का ओहदा जितना बड़ा होगा इसकी ये ज़रूरत उतनी ही शदीद होगी। अकलीम अख्तर ने मर्दों की यही ज़रूरत पूरी करने के लिए एक एजेंसी खोल ली जिसमें कई खूबरू लड़कियां इनके लिए काम करने लगी, जिनमें फिल्मों की बाज नाकाम अदाकाराएं भी शामिल थीं। इस मकसद के लिए उन्होंने कराची या लाहौर जैसे बड़े शहरों की बजाय रावलपिंडी का इंतखाब किया। शायद इसकी वजह ये रही हो कि इन दो शहरों में निपेर रोड और हीरा मंडी की शक्ल में पहले ही मुकाबला बहुत सख्त था। इसी दौरान किसी तरह से जनरल योहजा और अकलीम अख्तर के सितारे टकरा गए। ये मुलाकात नाव नोश की एक महफिल में हुई। मुलाकात चाहे जहां हुई और जिन हालात में हुई, बहरहाल कुछ ऐसा ही वाक़या हुआ जैसे रुई को चिंगारी दिखा दी गई हो। इसके बाद जनरल योहजा अकलीम अख्तर के यहाँ बाकायदगी से आने जाने लगे। हत्ता कि 1965 की जंग में जब योहजा खान छम जोड़ियाँ सेक्टर के इंचार्ज थे, इस वक्त भी महाज जंग पर गोलों की धुनाधुन से उकता कर थोड़ा वक्त निकाल कर अपने उलझे हुए जहन को तरावट बख्शने फौजी हेलीकॉप्टर में रानी के घर चले जाया करते। जनरल योहजा की नज़र जनरल रानी के अलावा सदारत की कुर्सी पर भी लगी थी, इसलिए उन्होंने कुछ ऐसी डोरियां हिलाई कि जंग के 3 बरस बाद ही जनरल अजूब ने बागी योहजा खान को सौंप दी और इक़्तिदार के सरकश घोड़े से उतर गए। योहजा खान मुल्क में दूसरा मार्शल लॉ नाफिज करके स्याह और सफ़ेद के मालिक बन गए। जनरल योहजा का इकबाल बुलंद हुआ तो बेगम अकलीम अख्तर को भी पर लग गए। यूँ अकलीम अख्तर ने जनरल साहब और मुल्क की दूसरी ताकतवर और मुक़्तदर हस्तियों की भड़ास निकालने का काम सनती पैमाने पर करना शुरू कर दिया। यही वो ज़माना है जब अखबारों में इनका तस्करा जनरल रानी के नाम से होने लगा। कहा जाता है कि ये खिताब उन्हें जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया था। अदाकारा तराना भी जनरल रानी की टीम का भी हिस्सा थी। ताहम जिस बड़ी शख्सियत को अकलीम अख्तर ने जनरल योहजा खान से मुतारिफ करवाया वो मैडम नूरजहां है। योहजा खान को मैडम की आवाज़ पसंद थी। जनरल रानी के बकौल एक रात किसी आलम में उन्होंने नूरजहां का गीत सुनने की फरमाइश की तो जनरल रानी ने कहा कि गीत क्या, मैं आपको खुद नूरजहां से मिलवा दूंगी। चंद दिनों के अंदर अंदर जनरल रानी ने अपना वादा पूरा किया। योहजा खान बासलाहियत और ज़हीन फौजी अफसर थे। दूसरी आलमी जंग में वो बहीरा रोम के महाज पर लड़े और जर्मनों के हाथों गिरफ्तार भी हुए। उन्हें यह एजाज़ हासिल है कि वो पाकिस्तान की तारीख के सबसे कम उम्र मेजर जनरल हैं। उन्होंने नए दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के मास्टर प्लान में कलीदी किरदार अदा किया और कुछ अर्सा CDA के चेयरमैन भी रहे। तमाम शराब और शबाब की आदत और सबसे बढ़कर इक़्तिदार की लत ने योहजा खान को मुकम्मल तौर पर अपाहज बनाकर रख दिया था। इसे पाकिस्तान की बदकिस्मती ही कहा जा सकता है कि अपनी तारीख के नाजुक तरीन दौर में इसकी बागडोर एक ऐसे शख्स के हाथ में थी जो फहमो फराज तो एक तरफ होशो हवास तक से बेगाना था। जनरल योहजा खान के जवाल के बाद जनरल रानी का सितारा भी गहना गया। उन्हें कई माह तक नज़र बंद रखा गया। मशहूर वकील SM जफर ने उनका मुकदमा लड़ा और कोशिश करके उन्हें रिहा करवाने में कामयाब हो गए।
जनरल रानी को जुल्फिकार भुट्टो पर बड़ा गुस्सा था कि इनके दौर में इनके साथ ये सलूक क्यों हो रहा है। उनका कहना था कि उनकी दोस्ती योहिजा खान से ज्यादा तो भुट्टो साहब से थी। 1 साल से वो उनके आगे पीछे रहे और उनके लिए दावतों का इंतजाम भी वो करती रही। भुट्टो साहब के अलावा भी कई पर्दा नशीनों को खदशा था कि जनरल रानी इनके राज न खोल दे। जनरल रानी के पास योहिजा खान और इनके साथियों के बारे में मालूमात का तुमार था। इसके बकौल योहिजा खान ने नवंबर 1968 में इक़्तिदार पर कब्जा करने की मंसूबाबंदी करना शुरू कर दी थी। इस वक्त जनरल रानी की नजरबंदी के दौरान 28 दिन तक इनसे पूछगछ की गई। योहिजा खान से जनरल रानी के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो इस खानदान को उस वक्त से जानते हैं जब इनके वालिद आगा सादत अली की बतौर SP गुजरात पोस्टिंग हुई। रानी उनकी बहन की तरह है। जनरल योहिजा खान के अहद इक़्तिदार में रानी का चर्चा हुआ। राजा रानी की रंगरलियों और चोंचलों के होशरुबा दास्तानें योहिजा खान के ईवान इक़्तिदार से रुखसत होने के बाद मंजर आम पर आईं। जनरल रानी की रकाबत अगर किसी से थी तो वो सिर्फ मुल्का तरन्नुम नूरजहां थी। अभी एक खुला राज है कि योहिजा खान की महफिल शबीना में नूरजहां भी साकी गरी की फराइज बहसनों को भी अंजाम देती रही। जनरल रानी हमारी हुकूमती तारीख का एक ज़ख़ीम लेकिन रंगीन बाब थी। इसके सीने में कई राज सरबस्ता दफन थे। वो वाहिद दिलेर औरत थी जो ये बता सकती थी कि किस किस दौर में इसकी कौन कौन से मासिर और हमजोलियों ने ऐवान इक़्तिदार में शराब व शबाब की महफिल आरास्ता करने की जिम्मेदारी ले रखी थी। मगर 1 जुलाई 2001 में इसकी मौत के साथ ही सब कुछ दफन हो गया। आसमान ने रंग बदला, हालात ने पलटा खाया। लीलो नहार की गर्दिश ने करवट ली और पंजाब पुलिस हरकत में आई। एक शब जनरल रानी को बम साजो सामान साजिशगाह से हिफाजती हिरासत में लेकर कोतवाली थाने पहुंचाया गया। घर दौर में जनरल रानी मफरू इश्तिहारी मुलजमों की तरह जा बजा छुपती फिरती थी। अगले वक्त के मेहरबानों के दरवाजे दर तोबा की तरह उस पर बंद हो चुके थे। नया ऐवान इक़्तिदार इनके लिए शजर ममनुआ था। नया जमाना था, साज और राग बदल चुके थे। जनरल रानी को जिंदगी में पहली बार इस किस्म के नाखुशगवार हालात का सामना करना पड़ा। वो अपने आशनाओं से राब्ता करती है, हर एक की मिन्नत समाजित करती, लेकिन नए दौर में हुक्मरानों के ताब से बचने के लिए हर एक अपनी इस चहीती से आंखें चुराने लगा और वो रवायती तोते की तरह साफ आंखें फेर चुके थे। योहिजा खान से जनरल रानी की जान पहचान इस वक्त हुई जब वो मेजर थे। जनरल रानी का खाविद गुलाम रजा DSP था। खाविद की वजह से वो थानेदारनी और जनरल योहिजा खान से ताल्लुक की वजह से जनरल रानी कहलाती थी। जनरल रानी का कहना था कि इसके पास भुट्टो और योहिजा की मुलाकातों की एक ऐसी रिकॉर्डिंग मौजूद है जो साबित कर सकती है कि सकूते ढाका का जिम्मेदार न मुजीब है न योहिजा बल्कि सिर्फ भुट्टो है। जनरल रानी हमेशा योहिजा खान को सादा दिल और भोला भाला करार देती और कहती कि भुट्टो ने उन्हें जेल में इसलिए डाला कि इनके पास इसकी और योहिजा की गुफ्तगू की कैसेट है। जनरल रानी की भुट्टो हुकूमत के साथ कोई डील हुई या नहीं, लेकिन एक बात का पता इन्हें जरूर चाहिए, जनरल रानी ने कोट लखपत जेल में अपनी बेटी का फ़ोन नंबर किसको दिया था। भारतीय मीडिया में आज भी ये सवाल उठाया जाता रहा है कि क्या जनरल रानी की बेटी भारतीय पंजाब की फर्स्ट लेडी है। जनरल रानी जनरल योहिजा तक कैसे पहुंची और जनरल रानी की बेटी कैप्टन अमरिंदर सिंह तक कैसे पहुंची। अब तक इस तारीख को सुनने वाला यही सोचता है कि अगर उस दिन मरी की माल रोड पर हवा का वो झोंका न चलता तो क्या पाकिस्तान की तारीख इतनी ही रंगीन और संगीनी तक पहुंचती।